डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब तुम दूसरे को देखते हो, कोई और को देखते हो एक कमोडिटी को यूज़ करते हुए, तो तुमको भी चाहत होता है उस कमोडिटी को यूज़ करने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम देखे सलमान खान जो है उसका कोई मूवी आया और वो जीन्स जो है यहाँ से उसका फटा हुआ है, तुम भी जाओगे अपना जीन्स को वहाँ से फाड़ लोगे, बोलोगे ऐसे ही घूमेंगे। या दुकान में जाके खोजोगे, सुनो सुनो वो फटा हुआ जीन्स दो तो यहाँ फटा हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम सलमान खान को देखे वो फटा हुआ जीन्स पहनते हुए, तो तुमको भी वही पहनना है। तो वो फटा हुआ जीन्स का डिमांड क्या होगा? तेज़ी से बढ़ने लगेगा। किस रीज़न की वजह से डिमांड बढ़ा है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से। जब कोई इंडिविजुअल कोई दूसरे को देख कर अपना डिमांड को डिटरमाइन करता है या इंक्रीज करता है, इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसी वजह से बड़ा बड़ा ब्रांड जो है वो लोग क्या करता है, बड़े बड़े पर्सनैलिटी को, सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये लोग को करोड़ों रुपया दिया क्यों जाता है? शाहरुख खान को दिखा रहा है, सलमान खान को दिखा रहा है, कुछ ऐड कर रहा है परफ्यूम का या कोका कोला का, क्यों? क्योंकि लोग जब देखेगा ये लोग ये परफ्यूम लगा रहे हैं, ये कोका कोला पी रहे हैं, सलमान खान पहाड़ से पहाड़ के ऊपर से जंप मार के पकड़ लिया, थम्स अप का बॉटल पीने लगा, तुम भी जाके छत्ता से फेंके जंप मार के पकड़ने लग गए, क्यों? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी डिमांड को डिटरमाइन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर? आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का WBCHAC क्लास 12 इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये क्लास में हम आप लोगों को चैप्टर तो पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आप लोगों से इकोनॉमिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन पेपर है और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट है उसके ऊपर भी डील करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट या चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जान लेना है कि ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई हम लोगों को तो एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छा स्कोर करना है ना? ऐसा तो नहीं है कि एक एक पेज को याद करके बैठ जाना है। तो हम लोग अच्छे मार्क्स कैसे करके स्कोर कर सकते हैं? हर चैप्टर या सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे उसमें ये जानना कि ये चैप्टर या सब्जेक्ट से मेरा कितना मार्क्स का एग्ज़ाम में आने वाला है। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट? चलो, अब ये वाला पोर्शन हम लिखवाएंगे आप लोगों को नहीं, आप लोगों के बुक में, जिसके पास न्यू बुक है या पुराना बुक है जो भी, एक अपेंडिक्स दिया हुआ इस तरह का फॉर्मेट देखिए आप लोगों के। ये वाला जो हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं, ये बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, इस बुक के पीछे में पुराना नए बुक में अलग अलग पेज है। ये अपेंडिक्स टाइप का दिख रहा है सबको? ये अपेंडिक्स टाइप का दिया हुआ है जिसमें आप लोगों का हर चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा, कौन सा सब्जेक्ट से कितना मार्क्स आने वाला है, ये सब दिया हुआ है इसमें। ये सब क्या किया हुआ है? दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है? तो इससे आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कौन सा पेपर, कौन सा सब्जेक्ट से या कौन सा ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का कितना मार्क्स आ रहा है। 1 मार्क्स वाला MCQ कितना आएगा, 1 मार्क्स वाला SAQ कितना आएगा, लॉन्ग आंसर्स कितना आ रहा है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो ये इसका फ़ोटो भी खींच के ले सकते हैं बुक से, बट बुक में जिसका भी है सबके बुक में ये वाला है। हम लोग का पेपर जो है वो 2 पार्ट में क्लासीफाइड रहेगा, पार्ट 1, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में कुछ चैप्टर्स है एंड पार्ट B में कुछ चैप्टर्स है। सब चैप्टर से अलग अलग मार्क्स रहेगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखो चैप्टर नंबर 1 जो है ये है नॉन इवैल्यूएटिव पार्ट। सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, चैप्टर 1 नॉन इवैल्यूएटिव पार्ट, मतलब इससे एग्ज़ाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो जब एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो हम इसके ऊपर टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का मेन जो मोटिव है वो अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है? क्योंकि बाय द एंड हम तुम लोग को जितना अच्छा पढ़ा ले, तुम लोग जितने अच्छे से पढ़ लो, अगर मार्क्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तुम पूरा साल पढ़ो या बगल वाला का देख के छाप के लिखो, मार्क्स इज़ इम्पॉर्टेंट। वो समझ में आ रहा है बात? तो चलो चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, डिमांड। और ये चैप्टर से हम लोगों का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो सब अपने अपने बुक में लिख लीजिए, चैप्टर 2 डिमांड, चैप्टर नंबर 2 डिमांड। लिख लिए और बगल में लिख दोगे 2 मार्क इंटू 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। मतलब भाई ये चैप्टर नंबर 2 से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा बस। अब हम क्यों लिखा दी? देखो बहुत कोई ना, डिमांड वाला चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है और समझ में भी आता है, मज़ा भी आता है पढ़ने में। अब बहुत कोई बोलेगा ना ये चैप्टर में हम PhD कर लेंगे, तब सब कुछ पढ़ेंगे, वो 2 मार्क्स का आएगा यार, इसमें उतना दिमाग
तुम 2-2 महीना इसी को पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा है? तो चैप्टर नंबर 2 क्या इसको नहीं पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 डिमांड, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे आने वाला है। अगर हम चाहे तुम लोगों को अभी बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा इसमें से, 2 मार्क्स का क्या क्वेश्चन आ सकता है। 4-5 क्वेश्चन लिखवा देंगे, उसमें से कोई एक आ जाएगा। चैप्टर पढ़ाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट ऐसे नहीं करेंगे ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे, और एंड में, चैप्टर के एंड में हम तुम लोग को नोट्स प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग तो है नहीं, एमसीक्यूज है नहीं, शॉर्ट आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसमें से कोई एक एग्जाम में आप लोगों का 2025 में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी लिखवा देंगे कि प्रीवियस 10 साल में इस चैप्टर से 2-2 मार्क्स वाला कौन सा क्वेश्चन आया, ये भी आप लोगों को बता देंगे। बस चैप्टर समझना है, जो क्वेश्चंस दिए उसको पढ़ के याद कर लेना है, एग्जाम में 100% लड़ेगा। हर इस बार भी हम जो भी बताए थे 2024 में एग्ज़ाम में जो आने वाला है वही आया, सिर्फ थोड़ा सा पेपर चेंजेस था अकाउंट्स का, क्योंकि अकाउंट्स के इस बार पैटर्न चेंज करके बहुत अजीब क्वेश्चन डाल दिया था, तो पूरा ही स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगा। अदरवाइज जितना भी पेपर था सब लड़ा, अकाउंट्स का भी लड़ा, एमसीक्यू एसक्यू, कुछ क्वेश्चंस नहीं लड़ा, कुछ चैप्टर्स का, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिमांड, किससे? डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है बाबू? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? डिमांड होता क्या है, बोलो। मार्केट में जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है तो कस्टमर्स डिमांड करता है उस चीज़ के लिए। मार्केट में जब कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है तो कस्टमर्स डिमांड करता है उस चीज़ का। जैसे बैग, क्लोथ्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, बहुत सारे चीज़ का ज़रूरत पड़ता है इंसान को। तो जब इंसान को कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उस चीज़ का डिमांड करता है वो, ठीक है, ये भी बोलना ठीक है, नॉट रॉन्ग। और आगे और कुछ क्या समझ में आ रहा है डिमांड से, बोलो। डिमांड से क्या समझ में आ रहा है? डिमांड को समझने से पहले हम लोग समझेंगे वांट। वांट का मतलब क्या है? डिजायर टू हैव समथिंग। वांट का मतलब डिजायर टू हैव समथिंग। जैसे कि काश मेरे पास आईफोन रहता, बाइक रहता है ना, महंगा महंगा कपड़ा रहता है, ज्वेलरी रहता है, ये मेरा वांट है, ज़रूरत है, डिज़ायर है। और ज़रूरत का कभी कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है। क्या ये तुम्हारा डिमांड हुआ? नहीं। वांट या डिज़ायर तुम्हारा डिमांड कब बनता है? जब तुम्हारे पास परचेजिंग पावर रहता है। परचेजिंग पावर मतलब मनी, तब ये बन जाएगा तुम्हारा डिमांड। मतलब तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे पास आईफोन रहे और आईफोन खरीदने का पैसा भी तुम्हारे पास है, तब बोलेंगे आईफोन का डिमांड है तुम्हारे तरफ से। बट चाह तो रहे भाई आईफोन चाहिए, बट पॉकेट में नोकिया 105 लेने का भी पैसा नहीं है, तो ये तो मेरा डिज़ायर हो गया ना कि आईफोन चाहिए। पैसा थोड़ी है मेरे पास कि हम परचेज कर सकते हैं। हाँ चाहिए, डिज़ायर है, विच इज़ बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर या मनी पावर, तब ये बनेगा डिमांड। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो समझ लिए, ये तो समझ में आ गया बात, बट इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे, वांट का डेफिनेशन होगा, वांट मीन्स द डिज़ायर टू हैव समथिंग विच इज़ नॉट बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर और मनी पावर। When desire to have something it is backed by the purchasing power or money power, it becomes demand. तो डिमांड मीन्स डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर, चाहिए प्लस पॉकेट में पैसा भी है उस चीज़ को लेने का, तब ये क्या बन जाएगा? डिमांड। किसको डाउट है? किसी को डाउट? तो देखो बुक में भी वही डेफिनेशन दिया हुआ है, डिमांड इज द डिज़ायर टू परचेज बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। डिमांड का मतलब चाहिए, ज़रूरत है और पॉकेट में पैसा भी है, ताकत भी है उसको खरीद सके, तब वो क्या बनेगा? डिमांड। क्लियर पॉइंट? किसी को कोई डाउट? चलो, अब ये डिमांड का अलग अलग फैक्टर्स है जो इसको डिटरमाइन करते हैं। क्या मतलब है इसका?
अलग अलग फैक्टर्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करता है। फैक्टर्स affecting demand, factors affecting, what are the factors affecting demand? मतलब कुछ ऐसा फैक्टर्स है जो आपके डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है? सबसे पहला है, इसमें से हम एक्सप्लेन सब करेंगे बट एग्जाम में 5-5, 6-6 तो नहीं आएगा बाबू, ठीक है ना। एग्जाम में कोई भी 1 पॉइंट आ सकता है, 2 पॉइंट आ सकता है, 2 मार्क्स का तो 2 ही पॉइंट आएगा। कभी कभार नाम लेके भी बोल देता है कि ये पॉइंट को एक्सप्लेन करिए। तो व्हाट डू मीन बाय फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड का मतलब है ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है, ऐसा क्या क्या चीज़ है जिससे मेरा डिमांड बढ़ता और घटता है, जो मेरा डिमांड को डिसाइड करने में हेल्प करता है, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सबसे पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए। अगर कोई सामान का दाम बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा, उसका डिमांड क्या होगा? जैसे कि हम लोग घर में देखते हैं ना, जो लड़की लोग किचन विचन में काम करती है, जब प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो घर में प्याज आना क्या होता है? कम हो जाता है। तो मतलब प्याज का प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड घट गया। इसका मतलब है प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे करके डिमांड को डिटरमाइन कर रहा है? अगर कोई कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाता है। और कभी कभार देखते हो जैसे कि चिकन, लॉकडाउन में चिकन बहुत सस्ता हो गया था, तो क्या हो रहा था, सब भर भर के चिकन ला रहा है, चिकन पकोड़ा बना रहा है, कबाब बना रहा है, अलग अलग आइटम बना रहा है। जब महंगा रहता है बनाते हैं सब घर में नहीं। तो जब कोई भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो डिमांड को डिटरमाइन करता है वो क्या है? प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। क्लियर हुआ पॉइंट? इसको कैसे करके लिखेंगे? when the price of any, generally when the price of any commodity decreases its demand increases, and when the price of any commodity increases its demand decreases. क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? दूसरा है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर। सर क्या मतलब है ये पॉइंट का? देखो, गरीब इंसान का डिमांड ज़्यादा होगा या अमीर इंसान का? अमीर इंसान का। अगर वो अमीर इंसान गरीब होने लग जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? अगर वो अमीर इंसान और अमीर होने लग जाएगा तो डिमांड और बढ़ जाएगा। मतलब इनकम और डिमांड कहीं ना कहीं तो इंटर रिलेटेड है। जब एक इंसान का इनकम बढ़ता है तो उसका डिमांड भी क्या होगा? जो जब हम लोग छोटा छोटे थे, तुम लोग जब छोटी छोटी थी, जब 2-3 में थी, घर से 5 रुपया 6 रुपया मिलता होगा, सोचती होगी किसी दिन 100 रुपये मिलेगा ना, मज़ा आ जाएगा, तब भी कर ले। अभी अगर 100 रुपये मिलेगा तो क्या बोलोगे तुम? अरे यार 100 रुपये में क्या ही होगा, कम से कम 1000 रुपया रहेगा तब हम कुछ कर सकते हैं, है ना। तो अगर 1000 रुपये आएगा तो लेगा 1000 रुपये में क्या होगा, कम से कम 50-60 हज़ार रुपया रहना चाहिए था तभी कुछ होता। तो मतलब जब इनकम बढ़ता है ना तो आदमी का डिमांड भी बढ़ते रहता है, और जब इनकम घटता है तो उसका डिमांड भी, तो इनकम भी डिमांड को डिटरमाइन करने में अच्छा रोल प्ले कर रहा है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ रहा है फैसल? चलो बात है थर्ड। पहले दोनों समझ में आया। तीसरा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी, अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी एक फैक्टर है जो तुम्हारे डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब पूछ सकते हो सर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, पहले ये बता दीजिए, और ये किस तरह से आपका डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब तुम दूसरे को देखते हो, कोई और को देखते हो एक कमोडिटी को यूज़ करते हुए, तो तुमको भी चाहत होता है उस कमोडिटी को यूज़ करने का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम देखे सलमान खान जो है
उसका कोई मूवी आया और वो जीन्स जो है यहाँ से उसका फटा हुआ है, तुम भी जाओगे अपना जीन्स को वहाँ से फाड़ लोगे, बोलोगे ऐसे ही घूमेंगे, या दुकान में जाके खोजोगे, सुनो सुनो वो फटा हुआ जीन्स दो तो यहाँ फटा हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम सलमान खान को देखे हो फटा हुआ जीन्स पहनते हुए, तो तुमको भी वही पहनना है। तो वो फटा हुआ जीन्स का डिमांड क्या होगा? तेज़ी से बढ़ने लगेगा। किस रीज़न की वजह से डिमांड बढ़ा है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से। जब कोई इंडिविजुअल कोई दूसरे को देखकर अपना डिमांड को डिटरमाइन करता है या इंक्रीज करता है, इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसी वजह से बड़ा बड़ा ब्रांड जो है वो लोग क्या करता है, बड़े बड़े पर्सनैलिटी को, सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये लोग को करोड़ों रुपया दिया क्यों जाता है? शाहरुख खान को दिखा रहा है, सलमान खान को दिखा रहा है, कुछ ऐड कर रहा है परफ्यूम का या कोका कोला का, क्यों? क्योंकि लोग जब देखेगा ये लोग ये परफ्यूम लगा रहे हैं, ये कोका कोला पी रहे हैं, सलमान खान पहाड़ से पहाड़ के ऊपर से जंप मार के पकड़ लिया थम्सअप का बॉटल पीने लगा, तुम भी जाके छत्ता से फेंके जंप मार के पकड़ने लग गए, क्यों? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी डिमांड को डिटरमाइन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का मतलब है, याद है 2-4 साल पहले सब जगह अफवाह फैल गया था कि नमक का दाम बहुत बढ़ने वाला है, सबका मम्मी लोग जल्दी जाके जितना पैकेट नमक है मोदी के वजह से लेके आ जाओ, बोली थी ना? क्यों बोली थी? क्योंकि उनको ऐसा अफवाह उड़ा था कि उनको ऐसा बोला गया था कि फ्यूचर में ये कमोडिटी का दाम जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो अभी आप अपना डिमांड को बढ़ा दिए। नमक का ज़रूरत नहीं था घर में, फिर भी हम लोग सब जाके 5-5 पैकेट नमक खरीद के लेकर आए। क्यों? क्योंकि हमको ये एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में इस कमोडिटी का दाम बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंट डिमांड हम क्या किए? बढ़ा दिए। उसी तरह से अगर कहीं ये अफवाह फैल जाए या आपको ये लगने लगे आगे चल के ये कमोडिटी का दाम तो घट जाएगा, आगे चल के इस कमोडिटी का दाम तो घटने वाला है, तो तुम अभी अपना प्रेजेंट डिमांड को क्या करोगे? कम कर दोगे। क्यों? जब दाम कम होगा तो लेंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है प्राइस को लेकर, ये भी आपका डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है ना? क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए अब आते हैं हम लोग टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। देखो बहुत सारा टाइम कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ये भी डिमांड को डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस को डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा? देखो एक आदमी है जिसको आदत है कि एवरीडे सुबह सवेरे उठ के उसको जूस पीना है। अब ये क्या उसका नेचर में बैठा हुआ है, तो उसके लिए जूस का डिमांड एवरीडे मॉर्निंग में होगा, चाहे जूस सस्ता हो या जूस महंगा हो। क्यों? क्योंकि वो उसका हैबिट में है। उसी तरह से हम लोग कोलकाता में रहते हैं। अब कोलकाता में जो रहने वाले लोग हैं मोस्टली बंगालीज, दे लव स्वीट्स एंड सी फूड, फिश एंड ऑल। क्यों? क्योंकि यहाँ के टेस्ट और प्रेफरेंस में यही है, मिठाई और सी फूड खाना। उसी तरह तुम साउथ इंडिया जाओ तो वहाँ पे सांभर, डोसा, इडली, उन लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या है? ये सब है। समझ में आ रहा है बात? तुम कहीं और चले जाओ, सिक्किम एंड ऑल चले जाओ, तो वो लोग जो बहुत सारा चाइनीज़ फूड एंड ऑल उन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में उन लोगों का है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये क्यों हो रहा है? बंद करो। तो वाई इज दिस हैपनिंग? ड्यू टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। जब एक कमोडिटी का, देखिए हिले नहीं है, बंद करो, स्टिक हटाओ, स्टिक यार ढूंढी। जब एक कमोडिटी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिटरमाइन करता है उसका डिमांड को, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है डिमांड को डिटरमाइन करने का कि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कल्चर में कैसा है, कल्चर क्या है।
क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब आते हैं लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड commodities, प्राइस ऑफ रिलेटेड commodities। अब रिलेटेड commodities में आते हैं दो पार्ट, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड कमोडिटीज कितना टाइप का है? दो, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर क्या मतलब है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो एक दूसरे के जगह पे यूज किया जा सकता है, एक दूसरे के बदले में यूज किया जा सकता है। जैसे कि तुमको बहुत गर्मी लग रहा है, तुम दुकान के शॉपकीपर को जाके बोले कि भाई एक स्प्राइट दीजिएगा, तो दुकानदार बोलेगा स्प्राइट तो नहीं है, 7 अप है, तो तुम क्या बोलोगी कि 7 अप दे दीजिए, है ना? क्यों? बिकॉज ये दोनों ही क्या एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, दोनों ही क्या कोल्ड ड्रिंक है, तो तुमको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा तो तुम पी लोगे। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होते हैं वो गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर और यूज्ड जॉइंटली, जिसको एक साथ यूज करते हैं और जॉइंटली यूज करते हैं। जैसे कि पेन एंड इंक, पेन है तो इंक का खर्चा हो गई, समझ में आ रहा है? कार एंड पेट्रोल, कार लिए हो तो पेट्रोल का खर्चा हो गई, या कार एंड इलेक्ट्रिसिटी, अभी ईवी गाड़ी निकल गया तो भाई तुम कार लिए हो तो इलेक्ट्रिसिटी तो खर्चा होगा। तो ये सब क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई हम तो कार लेंगे लेकिन उसमें पेट्रोल डीजल नहीं डलवाएंगे, डलवाना होगा। समझ में आए बात? गॉट इट? चलो नेक्स्ट, अब ये तो हम बता दिए सर इसका मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता क्या। अब ये भी तो समझाइए, ये भी तो बताइए ये लोग डिमांड को कैसे डिटरमाइन करेगा। देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीजेस द डिमांड फॉर अदर विल इंक्रीज। क्या मतलब है? देखो, इसको एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमको तुम लोगों को कुछ बनाकर दिखाना होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब जो एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के जगह में यूज हो सकता है, एक दूसरे के बदले यूज हो सकता है। जैसे कि मान लो टी, कॉफ़ी, आदमी क्या चाय कॉफ़ी एक साथ पीता है? या तो चाय पिएगा या तो कॉफ़ी पिएगा। चाय का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, महंगा हो जाता है, चाय महंगा हो गया तो कॉफ़ी का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? लोग बोलेगा यार चाय बहुत महंगा हो गया, चलो कॉफ़ी पीते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा, दूसरा का डिमांड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब कंपैरेटिवली कॉफ़ी का चाय महंगा लगने लगा तो हम लोग चाय छोड़कर कॉफ़ी को पीने लगे। इसी का उल्टा होगा, अगर मान लो चाय सस्ता हो गया, चाय का प्राइस कम हो गया तो कॉफ़ी का डिमांड घट जाएगा। क्यों सर, कॉफ़ी का क्यों डिमांड घटेगा? क्योंकि लोग बोलेगा अरे चलो चलो ना, चाय सस्ता हो गया तो कॉफ़ी इतना महंगा क्यों पिए। अब कॉफ़ी लोगों को महंगा लगने लगेगा तो बोलेगा छोड़ो कॉफ़ी नहीं पीते, कॉफ़ी का डिमांड घटा, चलो हम लोग चाय पिएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स किस तरह से डिटरमाइन करता है डिमांड को। तो जब एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा, एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस घटेगा तो दूसरा का डिमांड भी घट जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रिलेटेड। एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घट जाएगा। चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, चाय का प्राइस घटा तो कॉफ़ी का डिमांड घट जाएगा। ये हो गया है किस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है डिमांड डिटरमाइन करता है दूसरा सब्स्टिट्यूट का। क्लियर पॉइंट? चलो अब आगे आते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम क्या बोले थे, वो गुड्स जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं, विच आर यूज्ड टुगेदर और यूज्ड जॉइंटली, जैसे कि कार और पेट्रोल। पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ गया, पेट्रोल महंगा होगा तो कार का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। पेट्रोल का दाम बढ़ा तो कार का डिमांड कम हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पेट्रोल का प्राइस घट गया, पेट्रोल एकदम सस्ता है तो कार का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए देखो गल्फ कंट्री में हर घर में कार, महंगा महंगा कार, क्योंकि पेट्रोल सस्ता है। हम लोग जब कार खरीदते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, माइलेज कितना देगा। वो लोग देखते हैं माइलेज का क्या है यार, अपना तो तेल का कुआं है, निकाल के डाल देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये सब फैक्टर्स डिटरमाइन करता है तुम्हारा डिमांड को। हम लोग सोचते हैं ना, नहीं दिल था ले लिए, दिल नहीं था बाबू, ये सब फैक्टर्स में से कोई एक चीज़ था जिस वजह से तुम्हारा दिल बना। तुमको क्यों ये कपड़ा चाहिए, क्योंकि या तो तुम अपना दोस्त को देखे होगे डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, या इसका सेल लगा हुआ होगा, प्राइस कम हो गया है ना, प्राइस इंक्रीज हुआ, या तो इनकम, तुमको कहीं से पैसा मिल गया होगा, कोई दे होके चला गया होगा, तुम्हारा प्राइस इनकम बढ़ गया। तो यही सब फैक्टर्स रहते हैं जो तुम्हारे डिमांड को डिटरमाइन करता है, इसी में से। बट हम लोग इतना सोचते थोड़ी है, चाहिए तो चाहिए। इस सब के पीछे लॉजिक है, इकोनॉमिक्स है। क्लियर हुआ पॉइंट। इसमें से कुछ सब समझ में आ गया, तो कुछ पूछना है, चलो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हाँ, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली मतलब होता है उल्टा, उल्टा हो रहा है। डायरेक्टली मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। देखो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोनों गुड्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक का प्राइस और दूसरा का डिमांड। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है, ध्यान से समझ लो, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है व्हेन अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड कैसे करके लिखेंगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेज its demand will decrease, and when the price of any commodity decreases its demand will increase। हिंदी में बोले तो अगर बाकी सब चीज़ फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, बाकी सब चीज़ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, तो अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। अगर एक कमोडिटी का प्राइस घट रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये कब होगा, व्हेन अदर थिंग्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, तब ये वाला लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग बोल सकते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। प्राइस बढ़ेगा कोई सामान का तो उसका डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा कोई सामान का तो उसका डिमांड बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम बोले अदर थिंग्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, कि बाकी सब चीज़ को हम क्या मान रहे हैं, वो लोग क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। हाँ, 11 में हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग का प्राइस नहीं, डिमांड बढ़ रहा है तो हम लोग का प्राइस भी बढ़ रहा है। मतलब अगर डिमांड होगा ही नहीं तो फिर फैक्ट्री से कैसे बनेगा सारा सामान। क्या मतलब, समझ में नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन हमको। बोल, देखो जब कोई चीज़ का डिमांड नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, जाहिर सा बात है, सिंपल सा। यहाँ कोई सामान अगर महंगा हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड घटेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो जो घटेगा तो कम बनेगा, समझ में आया बात। अब देखो यहाँ पे हम बोले हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या हम बोले हैं,
अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये अदर थिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अदर थिंग्स को बोलते हैं सेटरेस पेरिबिस। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? अदर थिंग्स जो कांस्टेंट है इसमें क्या क्या आ जाएगा? पहला है इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज। कंज्यूमर के इनकम में कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो अभी तुम 10 रुपये तुम्हारे पास है, हम बोले ये मार्कर लोगे 10 रुपये में, तुम बोले कि नहीं यार अब नहीं लेंगे। कल को तुम्हारे पास 20 रुपये, हम बोलेंगे ये मार्कर लोगे 15 रुपये में, तुम बोलोगे हाँ लेंगे। तो तुम 10 रुपये में लेने के लिए रेडी नहीं थे, 15 में क्यों ले लिए? क्योंकि तुम्हारा इनकम बढ़ गया। तो इनकम में चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो पहला चीज़ जो लॉ ऑफ डिमांड को होल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट है वह देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है। दूसरा, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइजेस ऑफ अदर कमोडिटीज़। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। देखो टी अगर महंगा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। तब बोलोगे सर आप तो बोले थे कॉफ़ी का प्राइस घटेगा तब उसका डिमांड बढ़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से। तो यहाँ पे कॉफ़ी का डिमांड तो बढ़ गया क्योंकि बाबू अदर गुड्स जो है उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंजेस आया। इसीलिए बोला गया है कि रिलेटेड कमोडिटीज़ के प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि देखो कुछ लोग कोका कोला पीता है, कोई थम्स अप पीता है। अब कोका कोला का दाम उतना ही है लेकिन थम्स अप एकदम सस्ता हो गया, तो कोका कोला का डिमांड गिर नहीं जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि भाई थम्स अप सस्ता हो गया। तो यहाँ इसका डिमांड गिरने का रीज़न इसका प्राइस बढ़ना नहीं है, दूसरा का प्राइस। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? चलो थर्ड क्या है? इनकम हो गया, प्राइस हो गया। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट प्रेफरेंस एंड हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस होगा तो भी क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। मेरा पहले आदत था कोई सा कमोडिटी का, उसका आदत खत्म हो गया, तो अगर उसका प्राइस बढ़े या घटे हमको कोई फ़र्क, क्योंकि मेरा आदत ही नहीं है उसको यूज़ करने का। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये तीन चीज़ है अदर थिंग्स विच आर नीडेड टू बी कांस्टेंट, तभी तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगा? होल्ड करेगा। पहला, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ये सब चीज़ कांस्टेंट है तो फिर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करेगा, विच इज व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड विल डिक्रीज, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स डिमांड विल इंक्रीज। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट? चलो तो लॉ ऑफ डिमांड भी हो गया। कितना देर का रिकॉर्डिंग हुआ चेक करूँ? ठीक ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा आगे लेकर जाते हैं। अभी तो स्टार्ट ही वो ये पूछ रही है कितना लंबा चैप्टर है। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर। देखो डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब क्या होता है? शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, है ना? शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। तो डिमांड शेड्यूल का मतलब है जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को एक टेबल के फॉर्म में शो कर रहे हैं उसको बोला जाएगा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को जब एक टेबल के फॉर्म में शो करेंगे तो वो बन जाएगा डिमांड शेड्यूल। जैसे कि अच्छा ये दो तरह का, एक है इंडिविजुअल, एक है मार्केट। जैसे कि प्राइस क्वांटिटी किसका? कोई भी चीज़ का, मान लो बुक का, बुक्स। जब प्राइस 100 रुपया था तुम बोले थे हम 5 बुक खरीदेंगे,
प्राइस जब बढ़ के हो गया 150, तुम बोले नहीं नहीं हम 4 ही बुक खरीदेंगे। प्राइस जब बढ़ के हो गया 300, तुम बोले नहीं हम सिर्फ 2 ही बुक खरीदेंगे। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तुम अपना डिमांड को कम कर रहे हो। या अगर उल्टा देखोगे, प्राइस जब 300 था तुम बोले 2 बुक खरीदेंगे, प्राइस घट के 150 हुआ तुम बोले 4 बुक खरीदेंगे, प्राइस बढ़ के और घट के 100 हो गया तुम बोले 5 बुक खरीदेंगे। तो जैसे जैसे प्राइस घटा है तो डिमांड बढ़ गया। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग एक टेबल में शो कर रहे हैं ना, एक टेबल के फॉर्म में शो कर रहे हैं। ये हो गया डिमांड शेड्यूल। और कोई भी एक आदमी का डिमांड को शो कर रहे हैं ना, एक आदमी का डिमांड को शो कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड को शो कर रहे हैं, तो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अच्छा, मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे होगा सर? तब देखो, मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट कैसे बनता है? बहुत सारे लोगों से मिलकर मार्केट बनता है। तो यहाँ पे मान लो 3-4 लोग मिलकर तीन लोग हैं, ए बी सी, और ये है टोटल। जब दाम 100 रुपये था, ए बोला हम 5 यूनिट खरीदेंगे, बी बोला हम 6 यूनिट खरीदेंगे, सी बोला हम 4 यूनिट खरीदेंगे। तो डिमांड था 15 यूनिट का पूरा मार्केट में, ठीक है। जब दाम बढ़ा तो ये बोला भाई हम 4 यूनिट खरीदेंगे, ये बोला हम 5 यूनिट खरीदेंगे, ये बोला हम 3 यूनिट खरीदेंगे। तो डिमांड घट के हो गया 12 यूनिट। जब दाम और बढ़ा, ये लोग अपना डिमांड और घटा दिया, ये बोला हम 2 यूनिट खरीदेंगे, ये बोला हम 3 यूनिट खरीदेंगे, ये बोला हम 1 यूनिट खरीदेंगे, तो 6 यूनिट बिका। समझ में आ रहा है बात? मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, या प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मार्केट। 3 लोगों का मिल के मार्केट का डिमांड क्या है, ये है। समझ में आ गया? तो मार्केट कैसे बनता है? अलग अलग इंडिविजुअल से। तो सब इंडिविजुअल को मिला तो मार्केट का डिमांड बन गया। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो डिमांड शेड्यूल है क्या? डिमांड शेड्यूल कुछ नहीं है बाबू, बस लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, प्राइस बढ़ रहा डिमांड घट रहा, प्राइस घट रहा डिमांड बढ़ रहा, उसको एक टेबल बना के शो कर देना है अपनी मर्जी से। बुक ले लो, कपड़ा ले लो, कोई भी सामान ले लो। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ गया? तो अब यहीं पे आता है एक डिमांड कर्व। क्या आता है? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, कर्व का मतलब क्या है? ये देखो, ये कर्व है, डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है। यहाँ हाँ क्या हुआ? ये एक डिमांड कर्व है, ठीक है। यहाँ पे मान लो तुम्हारा प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी है। यहाँ पे प्राइस देखो कम है, प्राइस जब इतना है, क्वांटिटी इतना ज़्यादा है। प्राइस बढ़ा, इतना हो गया, क्वांटिटी कम हो गया। देखो क्वांटिटी अब इतना है, जब प्राइस बढ़ रहा है तो, जब प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा है। तो जब इसको हम लोग शो करेंगे एक कर्व के फॉर्म में, जब हम लोग डिमांड को शो करेंगे एक कर्व के फॉर्म में, तो वो हो जाएगा डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड को जब तुम एक ग्राफ के फॉर्म में शो करोगे तो वो हो जाएगा डिमांड कर्व। लॉ ऑफ डिमांड को जब तुम एक टेबल के फॉर्म में शो करोगे वो हो जाएगा डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या है? टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट? चलो, यहीं तक रखते हैं आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो को स्टॉप कर दो, स्टॉप करके फ़ोन दे दो। एक क्लास और लगेगा, चैप्टर ख़त्म।